everyone. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start a new chapter of class 7, which is chapter number 6 about respiration in organisms. Okay, let's start the chapter. All living things need energy to carry out different metabolic activities such as digestion, excretion, and reproduction. The immediate source of energy for all living things is the food consumed by them. And to obtain energy from food, the food is oxidized to produce energy and carbon dioxide. स्टूडेंट्स, सभी लिविंग थिंग्स को अपनी डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। ये सभी आपके डेली लाइफ प्रोसेस है जो बॉडी के अंदर चलते हैं। सो इनको मेंटेन रखने के लिए, इनको कैरी आउट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड जो इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी हर एक लिविंग बीइंग के लिए वो क्या है? वो फूड है, जिसे वो हम कंज्यूम करते हैं। एंड उस फूड में से एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए फूड को ऑक्सीडाइज किया जाता है, सो दैट इज जैसे एनर्जी प्रोड्यूस हो एंड कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होता है। सो आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स एनर्जी फॉर इट्स वेरियस एक्टिविटी। उसके साथ साथ हमारी बॉडी को डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए भी एनर्जी चाहिए। ओके, एंड जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में, वो किससे प्रोड्यूस होती है? फ्रॉम द फूड वी ईट। ओके, एंड जो फूड हम कंज्यूम करते हैं वो स्टोर्ड होता है किसके साथ? केमिकल एनर्जी के साथ, जो उसके अंदर स्टोर होती है। ये एनर्जी कब रिलीज होती है? जब फूड आपका डाइजेस्ट होता है। एंड डाइजेस्टेड फूड के जो कंपोनेंट्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं इन दी सेल्स। इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन प्रोसेस कहा जाता है। दैट मीन्स व्हाट? कि हम सभी जो ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम सब रिस्पायर करते हैं सो दैट हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, विच इज नीडेड बाय द बॉडी फॉर इट्स वेरियस एक्टिविटीज। सो फॉर गेटिंग ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन लेने के लिए हमें सबसे पहले फ्रेश एयर में ब्रीथ करना पड़ेगा, विच इज रिच इन ऑक्सीजन। And secondly, transport the inhaled oxygen from respiratory organ to the cells in the body. And जो हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया है उसको हम अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेंगे सो दैट वो हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक पहुंच सके। नाउ व्हाट इज रेस्पिरेशन? जैसे कि हमने पढ़ा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। फूड हमारे सेल्स के अंदर जाता है छोटे छोटे सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में आफ्टर पासिंग थ्रू द लॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम। जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं वो हमारे बॉडी सेल्स में एंटर करती हैं एंड उन फूड पार्टिकल्स के साथ कंबाइन करती हैं। फिर ये जो रिएक्शन होता है फूड, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन का, इसके थ्रू ही एनर्जी का रिलीज होता है। इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं कि ये जो स्टोर्ड एनर्जी है फूड के अंदर वो रिलीज करी जाती है रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू। एंड इस प्रोसेस में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये रिलीज होते हैं। सो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप ऑक्सीजन को इनटेक करते हो एंड उसको यूज करते हो फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड एंड प्रोड्यूसिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो ग्लूकोज जो आपका फूड था प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अभी जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन के, दो स्टेप्स में होता है। नंबर 1 ब्रीदिंग, जिसको आप एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं, एंड सेकेंड इज सेल्यूलर विच इज नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसमें क्या है? जो प्रोसेस है ऑफ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ एयर, एयर को इनहेल करना एंड एक्सहेल करना, इसी प्रोसेस को कहा जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। सो इस स्टेप में सिंपली ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज किया जाता है फ्रॉम दी बॉडी। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज इंटरनल रेस्पिरेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब इसके बाद जो गैसेस का एक्सचेंज है वो होता है इन द सेल्स, जिसमें जितनी भी ऑक्सीजन है उसको यूटिलाइज किया जाता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। कैसे यूटिलाइज किया जाता है? कि उस ऑक्सीजन के थ्रू जो फूड मॉलिक्यूल्स थे सेल्स के अंदर उनको ब्रेक किया जाता है एंड उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को प्रोड्यूस करते हैं एंड इसी प्रोसेस को इंटरनल और सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनको क्या डिफरेंट एंजाइम्स के थ्रू कैटेलाइज किया जाता है। सो जनरली एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग कहते हैं एंड जो टर्म इंटरनल रेस्पिरेशन है ये आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। ओके, नेक्स्ट वी कम टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सो किस तरीके से ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है इस बिहाफ पर रेस्पिरेशन आपका दो टाइप्स का होता है। नंबर 1 इज एरोबिक एंड अदर इज एनएरोबिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, सो ये जो वर्ड एरोबिक है इसका मीन क्या है? कि ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर दिस केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इस प्रोसेस में जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं एंड ऑक्सीडाइज होते हैं इनसाइड द सेल। फिर ये फूड मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है जिसको एज एटीपी विच इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसमें स्टोर कर लिया जाता है। जितने भी फूड मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं एंड ये जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का, ये इस कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट करता है एंड एट द सेम टाइम ये प्रोसेस में फ्री एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है जिसको सेल यूज करता है बाकी सभी रिएक्शंस को ड्राइव
करने के लिए। एरोबिक रेस्पिरेशन को आप इस इक्वेशन के थ्रू समझ सकते हैं, दैट इज C6H12O6 विच इज ग्लूकोज। ये कंबाइन होगी ऑक्सीजन के साथ एंजाइम्स के प्रेजेंस में, एंड देन इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स। ओके, चलो, ऑल्दो द एनर्जी दस प्रोड्यूस, जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको आप वेराइटी ऑफ प्रोसेसेस में यूज करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी होती है जो एज अ फॉर्म ऑफ हीट इवेपोरेट हो जाती है। जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स, इसमें से कुछ ऐसी हीट जो रिलीज होती है उसको रिटेन करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, जबकि जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है लाइक रेप्टाइल्स एंड फिश, यहाँ पे हीट जो है वो क्या फॉर अ टाइम बिल्डअप होती है एंड इन एनिमल्स को फास्टली मूव करने में हेल्प करती है। प्लांट में भी जो हीट है वो सराउंडिंग्स में लॉस्ट हो जाती है एज फास्ट एज इट इज प्रोड्यूस्ड। Now next type of respiration which we are going to discuss is anaerobic respiration. So word anaerobic, anaerobic का मतलब होता है in the absence of oxygen, यानी कि इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम द फूड वो क्या केमिकल सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन होगा, लेकिन इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, ठीक है, एंड इसीलिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है। एक कॉमन सा एग्जाम्पल है आपका एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का, दैट इज एक्शन ऑफ ईस्ट ऑन शुगर सोल्यूशन। ईस्ट का जो एक्शन होता है शुगर सोल्यूशन पे, वो एग्जाम्पल आपको गिवन है। यहाँ पे शुगर जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होती है टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जबकि कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथाइल एल्कोहल में, एंड इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है, जिसको आपको इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है C6H12O6 ग्लूकोज। इसमें ऑक्सीजन कंबाइन नहीं हो रही है, ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है वो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इससे यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है C2H5OH विच इज इथाइल एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। The processes of brewing, that is to make fermented alcoholic beverage and bread making, rely on anaerobic respiration by yeast. जो brewing का process है, यानी कि इसमें एक तो जो fermented alcoholic beverage बनाई जाती हैं, bread बनाई जाती है, ये जो process हैं ये anaerobic respiration पे ही dependent होते हैं, which is done by yeast. एनाएरोबिक रेस्पिरेशन छोटे छोटे स्टेप्स में होता है, इसमें सेवरल डिफरेंट एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय एरोबिक रेस्पिरेशन। ईस्ट के साथ साथ कुछ और भी बैक्टीरिया एंड बॉडी टिश्यूज हैं जो कि एनाएरोबिकली रेस्पायर करते हैं। ओके, now they have given you the differentiate between aerobic and anaerobic respiration. So aerobic respiration आपका सभी living organism में होता है, anaerobic respiration कुछ certain bacteria, fungi, germinating seeds and certain animal tissues में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। एरोबिक में फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जबकि एनाएरोबिक में फूड जो है इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज होता है। ओके, एंड एरोबिक में जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन है वो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एंड एरोबिक में ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन है वो सिर्फ इथाइल एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, एंड जो एनर्जी भी यहाँ प्रोड्यूस होती है वो काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, चलो, नाउ आवर मसल्स आल्सो रेस्पायर एनाएरोबिकली। व्हाट दे सेइंग कि जो हमारी मसल्स हैं वो भी एनाएरोबिकली रेस्पायर करती हैं, लेकिन सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइजेज, जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो, लॉन्ग आवर्स ऑफ जॉगिंग, वॉकिंग या वेट लिफ्टिंग करते हो, तब जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए वो लिमिटेड होती है। कुछ केसेस में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन आपका शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। क्रैम्प्स जो है आपने देखा होगा काफ़ी आपके बॉडी में आ जाते हैं आफ्टर अ हैवी एक्सरसाइज। ये क्यों आते हैं, बिकॉज यहाँ पे ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, एंड ये जो लैक्टिक एसिड जब हमारी मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है तभी वहाँ पे क्रैम्प्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एक मसाज या हॉट बाथ फिर आपको लेना पड़ता है सो दैट उन क्रैम्प से आपको रिलीफ मिले, क्योंकि इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है, जिसकी वजह से जो सप्लाई है ऑक्सीजन की टू द मसल सेल्स वो इंक्रीज हो जाती है। एंड ये जो इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई है इससे फिर क्या होता है, लैक्टिक एसिड का ब्रेकडाउन होता है टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Now we come to the topic that is human respiratory organs. Human respiratory organs क्या क्या है? So human respiratory system आपका number of organs से बना है, that is nasal cavity, larynx, trachea, bronchi, lungs. Okay, they have given in the diagram also. Okay, ये पूरा human respiratory system है। यहाँ पे आपको different organs shown है। This is nasal cavity, ये आपका windpipe है, ये आपका bronchus है। ठीक है, यहाँ पे फिर ये 3 lobes हैं राइट लंग के, ये राइट लंग है, ये आपका लेफ्ट लंग है। ये नीचे आपका मस्कुलर एक टिश्यू होता है दैट इज डायफ्राग्राम,
ये नोज है, थ्रोट, स्पेस फॉर हार्ट. ओके, चलो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेजल कैविटी. सो स्टूडेंट, बेसिकली एयर एंटर्स द नोज. जो एयर हमारी नोज में एंटर करती है थ्रू नोस्ट्रिल्स एंड फिर कहाँ जाती है, नेजल कैविटी में जाती है. जैसे ही आप एयर को इनहेल करते हो, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है डस्ट के, वो आपके उन टिनी हेयर्स जो हमारी नोज में प्रेजेंट होते हैं उनमें ट्रैप हो जाते हैं. फिर हेयर जो है वो उस डर्ट को ट्रैप करते हैं और उसको अंदर जो है फर्दर ट्रैक में जाने से रोकते हैं. ठीक है. नेजल कैविटी फिर डिवाइड हो जाती है इनटू राइट एंड लेफ्ट पासवेज. ठीक है. एयर आपकी वार्म एंड मॉइस्चर हो जाती है नेजल कैविटी के अंदर बिफोर इट रीचेज आवर लंग्स. एयर को हम अपने माउथ के थ्रू भी इनटेक कर सकते हैं. ये जो दो ओपनिंग्स होती है एयरवे की, दैट इज नेजल कैविटी एंड माउथ, ये आपकी कहाँ जाके मीट करती है, फेरिंग्स और थ्रोट पर, जो कि हमारे नोज एंड माउथ के बैक पे प्रेजेंट होते हैं. एंड फेरिंग्स के बॉटम में ये जो पाथवे है ये डिवाइड हो जाता है इनटू टू. एक आपका फूड के लिए, दैट इज ईसोफेगस, जो स्टमक पे जाके ज्वाइन होता है, एंड दूसरा आपका एयर के लिए होता है जो लंग्स में जाके ज्वाइन होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज लेरिंग्स. सो एयर जो है लेरिंग्स के थ्रू एंटर करती है फेरिंग्स के, एयर लेरिंग्स पे जाती है थ्रू फेरिंग्स. ठीक है. लेरिंग्स, जिसका वॉइस बॉक्स भी कहते हो, ये हमारे विंड पाइप का सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है. एंड ये शॉर्ट ट्यूब के अंदर एक पेयर होता है वोकल कॉर्ड्स का जो वाइब्रेट करता है टू प्रोड्यूस साउंड. फिर है एपिग्लॉटिस, जो एक छोटा सा फ्लैप टिश्यू है जो फेरिंग्स की ओपनिंग को कवर करता है इनटू द लेरिंग्स. एंड एपिग्लॉटिस हमारे फूड की एंट्री को भी, लिक्विड की एंट्री को भी गार्ड करता है इनटू द विंड पाइप, कि उसमें विंड पाइप में इसकी एंट्री ना हो, उसको भी गार्ड किया जाता है बाय द एपिग्लॉटिस. नेक्स्ट वी कम टू ट्रैकिया. ट्रैकिया, जिसको आप विंड पाइप भी कहते हैं, एक सॉफ्ट मस्कुलर ट्यूब है जो कि लेरिंग्स के बेस से नीचे की तरफ एक्सटेंड होता है. अबाउट 12 सेंटीमीटर लेंथ है, 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है. ये हमारे नेक में लाई करता है एंड पार्टली थोड़ा सा नेक वाले पोर्शन में है और उसके बाद चेस्ट वाली कैविटी में आता है. ट्रैकिया को क्या छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स के थ्रू लाइन किया गया है विच इज कॉल्ड सीलिया. ये क्या करते हैं, फ्लूइड्स एंड फॉरेन पार्टिकल्स को स्वीप करते हैं आउट ऑफ द एयरवे सो दैट ये हमारे लंग्स के अंदर एंटर ना करे. एंड फिर उसके बाद ट्रैकिया आगे चल के दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है. ब्रोंकाई जो लेफ्ट एंड राइट एयर ट्यूब्स है उन्हें ब्रोंकाई कहा जाता है, जो हमारे लंग्स को कनेक्ट करते हैं. लंग्स के अंदर ब्रोंकाई आगे जाके छोटे छोटे ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है और उसके बाद और छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड होता है. ठीक है. फिर ब्रोंक्यूल्स में छोटे छोटे एयर सेक्स होते हैं विच आर कॉल्ड एल्विलॉय, जो हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर दीज आर स्ट्रक्चर ऑफ एल्विलॉय. ओके, नेक्स्ट वी कम टू लंग्स. सो हमारी चेस्ट कैविटी में कितने पेयर ऑफ लंग्स, दैट इज 2 लंग्स होते हैं. हर एक लंग के अंदर 300 to 400 मिलियन एल्विलॉयज प्रेजेंट होते हैं. एल्विलॉय जो है ये एक्चुअल साइट है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है. एल्विलॉय आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल. फाइन नेटा ब्लड वेसल्स का जो हर एक एल्विलॉयस के सराउंडिंग में होता है. ऑक्सीजन जो है वो ईजिली पास हो सकती है इन एल्विलॉय की थिन वॉल्स के थ्रू इनटू दीज ब्लड वेसल्स. फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करी जाती है बाय द ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वो एल्विलॉय में पास होती है फ्रॉम द ब्लड वेसल्स. एंड जब आप एक्सेल करते हो तो हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल कर देते हैं फ्रॉम आवर लंग्स. एंड ये पूरा प्रोसेस जो है बहुत ही कम टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाता है. लंग्स के अंदर इलास्टिक टिश्यूज भी हैं जो अलाउ करते हैं टू इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट विदाउट लूजिंग देयर शेप. ठीक है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स इन्फ्लेट और डिफ्लेट होते हैं और अपनी ओरिजिनल शेप को लूज नहीं करते हैं. उसके अलावा एक थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको आप प्लूरा कहते हो, जो लंग्स को बाहर से एनक्लोज करती है फॉर प्रोटेक्शन. ओके, चलो. सो दे हैव गिवन द होल प्रोसेस. नोज से नेजल कैविटी, फिर लेरिंग्स, फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्विलॉय. ओके, नाउ गैसियस एक्सचेंज इन द एल्विलॉय. एल्विलॉय में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, तो वो ऑक्सीजन जो हमारे ब्लड वेसल्स में डिफ्यूज होती है सराउंडिंग द एल्विलॉय, उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एंड ये किसके थ्रू होता है, पिगमेंट के थ्रू विच इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन, जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है. ऑक्सीजन जो इस हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होती है ब्लड में एंड फिर क्या बन जाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाती है. फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग से कैरी करके हार्ट तक लिया जाता है, लेकर जाया जाता है. एंड हार्ट से उसको सप्लाई किया जाता है टू द टिश्यूज एंड सेल्स ऑफ द बॉडी. वहां जाके जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ब्रेक हो जाती है जैसे ये सेल पे जाती है एंड जो ऑक्सीजन है वो सेल में रिलीज कर दी जाती है. फिर जो ऑक्सीजन जो हमने सेल में रिलीज करी है ये यूज करते हैं सेल्स किसके लिए, उस फूड को ब्रेक करने के लिए जो उनके अंदर स्टोर्ड था, सो दैट उसमें से एनर्जी का फॉर्मेशन हो. इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड.
उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होते हैं सेल के अंदर एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड आपका वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको आप बॉडी से रिमूव कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे सेल से प्रोड्यूस होता है वो ब्लड वेसल्स में जाता है, एल्वेलॉय में डिफ्यूज होके कहाँ लंग्स के थ्रू बाहर निकल कर आता है, फिर ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकाई में, ट्रैकिया में, एंड फाइनली इसको हम अपनी बॉडी के थ्रू रिलीज कर देते हैं थ्रू द नोस्ट्रिल्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। ओके, देन सेल्युलर रेस्पिरेशन। प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो सेल्युलर रेस्पिरेशन है वो एक स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेली के अंदर होता है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रोसेस में ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय अ सीरीज ऑफ रिएक्शन। ग्लाइकोलाइसिस दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ये आपका एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों ही रेस्पिरेशन में होता है। ओके, चलो, सो अबाउट सेल्युलर रेस्पिरेशन यू विल स्टडी मोर इन योर हायर क्लासेस। ठीक है, नाउ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होते हैं, फ्रॉग, स्नेक, क्रोकोडाइल, बर्ड एंड बाकी सभी मैमल्स लाइक कैट, डॉग, मंकीज, हॉर्सेस, इन सब के पास भी लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। इनके पास नोस्ट्रिल्स होते हैं, नोज नहीं होती, नोस्ट्रिल्स होती हैं एयर को इनहेल करने के लिए, लेकिन सभी एनिमल्स के पास लंग्स नहीं होते हैं। प्रिमिटिव एनिमल्स जो होते हैं लाइक अर्थवर्म्स, कॉकरोच, मॉस्किटो, स्नेल एंड फिशेस, ये विदाउट लंग्स होते हैं। इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमारे कंपैरिजन में काफी डिफरेंट होते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अमीबा। यूनिसेलुलर एनिमल जो है अमीबा, इसके पास स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है फॉर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग जो अमीबा में होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। हाइड्रा में भी जो है वो बॉडी सरफेस के थ्रू ही क्या करता है, ब्रीद करता है। नेक्स्ट इज इंसेक्ट। इंसेक्ट में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो आपके ब्रांच होता है एयर ट्यूब्स में, विच इज कॉल्ड ट्रैकी। ठीक है, एयर ट्यूब्स एक फाइन नेटवर्क बनाता है बॉडी के अंदर एंड सेल्स के कांटेक्ट में होता है। ये बॉडी सरफेस पे ओपन होते हैं बाय स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स ओपन एंड क्लोज होते हैं सो दैट जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं उनको एयर ट्यूब्स के थ्रू इन एंड आउट किया जा सके। ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो ट्रैकियल ट्यूब्स में एंटर करती है स्पाइरेकल के थ्रू एंड बॉडी के हर एक सेल में डिफ्यूज हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, ब्रीदिंग इन अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स में ब्रीदिंग को डिस्कस करेंगे। सो अर्थवॉर्म्स ब्रीथ करते हैं अपनी स्किन के थ्रू। ठीक है, एक अर्थवॉर्म की जो स्किन होती है काफी मॉइस्ट होती है एंड इसी मॉइस्ट स्किन के थ्रू अर्थवॉर्म्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। नेक्स्ट इज ब्रीदिंग इन फिशेस। सो कैन यू ब्रीथ अंडर वाटर व्हेन यू आर स्विमिंग और डाइविंग? नो। व्हाई? बिकॉज यू कैन नॉट डू सो। डाइवर्स जो है इसीलिए ऑक्सीजन मास्क बियर करते हैं जब वो अंडर वाटर जाते हैं। लेकिन फिशेस एंड बहुत सारे ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स हैं जिनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है नोन एज गिल्स, एंड ये गिल्स जो है ये अंडर वाटर ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं सो दैट जो वाटर के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसको कंज्यूम किया जा सके। जो स्किन के प्रोजेक्शंस होते हैं दे आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नाउ नेक्स्ट वी कम टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में कैसे गैसेस ऑफ एक्सचेंज होता है, सॉरी एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। तो प्लांट्स जो है वो अपनी बॉडी के ऑलमोस्ट हर एक पार्ट से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, सच एज लीव, रूट, स्टेम, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लीव्स। सो ज्यादातर लीव्स का जो सरफेस है वो एक वाटर प्रूफ कोटिंग से कवर्ड है जिसको आप क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर कॉल्ड स्टोमेटा। हर एक स्टोमा के अंदर एक पोर है जिसको एक पेयर ऑफ गार्ड सेल्स के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है एंड गार्ड सेल्स का जो ये पोर है ये ओपन होता है सो दैट गैसेस का एक्सचेंज हो एंड क्लोज हो जाता है सो दैट वाटर लॉस ना हो। ठीक है, चलो अब रूट्स के थ्रू कैसे प्लांट्स रेस्पायर करते हैं। सो रूट्स की जो आउटर वॉल होती है वो भी बहुत सारी आउट ग्रोथ के थ्रू कवर्ड है जिसको रूट हेयर कहते हैं। रूट हेयर जो है रूट का एरिया इंक्रीज करते हैं एंड एक मॉइस्ट सरफेस प्रोवाइड करता है गैसेस के एक्सचेंज के लिए। फिर ये डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है रूट हेयर के सेल्स में एंटर करती है जो कि रूट के बाकी सब सेल्स तक पास होते हैं। सेम टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके रूट के सेल से बाहर आती है थ्रू द रूट हेयर इनटू द सॉइल एंड द रेट ऑफ रेस्पिरेशन है रूट्स में वो काफी लो होता है। ओके, चलो नाउ बाय लेंटिसेस। ठीक है, एक प्लांट की जो स्टेम होती है चाहे वो आपकी फ्लेक्सिबल स्टेम हो ट्यूलिप और ग्रास की या थिक वुडी बार्क हो एक जाइंट की सिक्योइना की, उसके अंदर क्या होते हैं सभी प्लांट की स्टेम्स में स्मॉल पोर्स होते हैं। वुडी स्टेम्स में आपने देखा होगा छोटी छोटी वाइट मार्किंग्स होती हैं, इनको आप लेंटिसेस कहते हैं। ये सेल्स ओपनिंग्स प्रोवाइड करते हैं एनवायरनमेंट में से इनटू द टिश्यू ऑफ द स्टेम। लेंटिसेस हमारे फ्रूट्स ट्यूबर्स में भी प्रेजेंट होते हैं एंड गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं।
आप देख सकते हो छोटे छोटे ब्राउन डॉट्स जो हैं वो हमें एप्पल या पोटैटो की स्किन पे देखने को मिलते हैं, ये भी लेंटिसेस होते हैं. सो दस वी कैन से कि हर एक पार्ट जो है प्लांट का वो अपना खुद का गैसेस एक्सचेंज करता है एज पर इट्स ओन रिक्वायरमेंट. ओके, नाउ द टॉपिक इज सम रेस्पिरेटरी डिजीजेस. अब कुछ रेस्पिरेटरी डिजीजेस को डिस्कस करेंगे. तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो नंबर ऑफ डिजीजेस के लिए ससेप्टेबल है एंड लंग्स जो है वाइड रेंज ऑफ डिसऑर्डर्स के लिए प्रोन होते हैं जो कि एयर में पॉल्यूटेंट्स के थ्रू कॉज होते हैं. मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम की वो डिस्कस्ड है. नंबर 1 फ्लू जिसको इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं. ये एक वायरस के थ्रू होता है जो एयर के थ्रू ट्रैवल करता है जब एक इन्फेक्टेड पर्सन कफिंग या स्नीजिंग करता है. ये वायरस हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है एंड बॉडी जो है वीक फील करने लगती है. क्या क्या सिम्टम्स है इसके? दैट इज फीवर, कफ, बॉडी एक. एंड जो पेशेंट आपका फ्लू से सफ़र करता है उसको क्या रेस्ट करना चाहिए, लॉट ऑफ फ्लूइड्स लेने चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज कॉमन कोल्ड. कॉमन कोल्ड भी आपका ओवर 200 डिफरेंट वायरसेस से होता है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर वाले पार्ट में इन्फ्लेमेशन कॉज कर देते हैं. ठीक है, ये मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है. इसके सिम्टम्स हैं माइल्ड फीवर, कफ, हेडेक, रनिंग नोज, स्नीजिंग, सोर थ्रोट. ठीक है, यूजुअली जो कोल्ड है वो अराउंड 3 days में ख़त्म होता है एंड देयर इज़ नो क्योर फॉर कोल्ड. इसके लिए कोई क्योर नहीं है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं कि आपको क्या आप ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहे जिसको कोल्ड है. ठीक है, या फिर अच्छा खाना आप खाएं. एंड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रेस्ट सिंस आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू फाइट द वायरसेस. एंड रेस्ट करना भी ज़रूरी है क्योंकि आपकी बॉडी को क्या एनर्जी चाहिए है, किसके लिए? टू फाइट अगेंस्ट द वायरस. नेक्स्ट इज कफिंग. कफिंग भी क्या है? ये भी एक सिम्टम है ऑफ एन इलनेस. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कफ होते हैं विद डिफरेंट कॉजेज. कुछ मोर कॉमन कॉजेज है कफ के, दैट इज कॉमन कोल्ड, अस्थमा, एलर्जीज, निमोनिया. एंड जो मोस्ट सीरियस कॉजेज ऑफ कफ है दैट इज ट्यूबरक्लोसिस विच इज टीबी एंड हूपिंग कफ विच इज पर्ट्यूसिस. नेक्स्ट इज निमोनिया. निमोनिया एल्वेलॉय में इन्फेक्शन होने के कारण होता है. इसको डिफरेंट, ये कब किसके थ्रू होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस के थ्रू कॉज होता है. फ्लूइड्स जो है वो आपके एल्वेलॉय में एक्यूमुलेट हो जाते हैं एंड जो स्पेस है एयर के लिए उसको कम कर देते हैं. अगर कोई भी एल्वेलॉय इफेक्ट होता है तो पेशेंट को क्या ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो बाहर से चाहिए होती है. ठीक है, नेक्स्ट इज अस्थमा. अस्थमा में ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स जो है वो कंस्ट्रिक्टेड हो जाता है जिसकी वजह से ब्रीथ करना डिफिकल्ट हो जाता है. अस्थमा के अटैक्स और ट्रिगर हो जाते हैं अगर आप एयर पॉल्यूटेंट्स में है जैसे कि केमिकल फ्यूम, सिगरेट स्मोक, जिसकी वजह से पेशेंट एलर्जिक रहता है अगर उसको क्या प्रॉब्लम है अस्थमा की. नेक्स्ट इज एम्फाइजेमा. एम्फाइजेमा में जो हमारे एल्वेलॉय की डेलिकेट वॉल्स होती हैं वो ब्रेक होने लगती हैं जिसकी वजह से जो एरिया है गैसेस एक्सचेंज का लंग्स में वो रिड्यूस हो जाता है एंड कंडीशन जो है धीरे धीरे आपकी डेवलप होती है. धीरे धीरे गैसेस का जो एक्सचेंज है वो लॉस होने लगता है जिसकी वजह से हार्ट को काफ़ी फोर्स लगाना पड़ता है ब्लड को पंप करने के लिए टू द लंग्स टू मीट द बॉडीज नीड एंड इसकी वजह से आपका हार्ट फेलियर भी हो सकता है. ओके, नेक्स्ट इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में जो हमारे एयर पैसेजेस हैं वो म्यूकस से क्लॉग्ड हो जाते हैं जिसकी वजह से कफिंग होने लगती है. क्रोनिक ब्रोंकाइटिस यूजुअली आपका सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है. एंड द लास्ट इज लंग कैंसर. लंग कैंसर तब होता है जब हमारे लंग्स के जो डैमेज सेल्स है वो इंक्रीज होने लगता है इन नंबर. जो बैड सेल्स है जिनको आप कैंसर कहते हैं ये काफ़ी बड़े होते चले जाते हैं जब तक ये पूरे बाकी जो हेल्दी सेल्स है लंग्स में उनमें भी स्प्रेड होने लगते हैं. ठीक है, इससे काफ़ी पेनफुल एंड डिफिकल्ट होने लगता है टू ब्रीथ एंड यूजुअली क्या होती है इट कॉजेज डेथ. ओके, चलो. The chapter is completed. I hope you all have understood it very well. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.